भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ है पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम राम, स्वागत। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दादा, बहुत महत्वपूर्ण एक घटना हुई, वो भी रिजल्ट्स के बाद में, और ऑलमोस्ट तय था। रिजल्ट से पहले भी इनविटेशन आ गया था पीएम मोदी जी को कि आपको G7 में आना है। और खैर, तमाम झंझावातों के बावजूद शपथ लिए और G7 में गए। G7 इसलिए भी खास क्योंकि इस बार हो रहा था इटली में, और इटली में जहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी है। इंटरनेट पे तमाम तरीके की बातें होती हैं, पर बड़ी गरिमामयी हैं। हमें मतलब बहुत बढ़िया आचरण व्यवहार सब दिखता है उनका। खासकर अपने देश के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। अभी यूरोपियन यूनियन में भी उनकी सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। इटली ऑलमोस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन्स नाउ इन यूरोपियन यूनियन एंड यूरोप एज वेल। यूरोप में भी हो जाती हैं वो। और इटली को इस्लामिक आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है पूरी तरीके से। और किन कारणों से मोदी जी की फैन है, वो बार बार ये कहती भी है। इस बार मोदी जी उनसे मिले बड़े गरिमामय तरीके से। उन्होंने एक दूसरे को नमस्कार किया। साथ ही साथ मेलेनी जी ने भी बाकी सब लोगों का स्वागत नमस्कार से भी किया। इंटरनेट पे लोग कुछ भी कहें, कैसी भी बातें उड़ाएं, फालतू की बातें करें, मतलब वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। दो देश के राष्ट्र अध्यक्ष हैं दोनों, और इस तरीके की कोई भी बात उचित नहीं लगती। आपका क्या कहना है ये G7 की मीट कैसी रही, और आप इन दोनों के आपस के इस जो एक सम्मानजनक आदरपूर्ण व्यवहार एक दूसरे के प्रति, उसको कैसे देखते देखिए, ऐसा है कि G7 पे भारत को बुलाया जाना वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और विशेषतः जबकि G7 में जो है भारत उसका सदस्य नहीं। इससे पहले भी भारत गया है और जो होस्ट कंट्री होता है वो जो उस ग्रुप के साथ सदस्य होते हैं उसके साथ साथ जो है अपने विशेष सहयोगियों को या मित्रों को पार्टिसिपेट करने के लिए न्योता देता है, लोग जाते हैं। लेकिन G7 में भारत का इस बार जाना मैं समझता हूँ कि बड़ा ही महत्वपूर्ण था। ये कोई एक सिंपली इसको आप ये नहीं कह सकते कि केवल एक जिस तरीके से कि कोई आपके यहाँ कोई आयोजन हो रहा है और उसके बाद जो है आपने अपने मित्र देशों को बुला लिया। आप मित्र देश की हैसियत से वहां नहीं गए थे। आप वहां पर जो है एक तरीके से उसके एक पार्टिसिपेंट के रूप में थे G7 और भविष्य में ये G7 जब G8 भी कभी हुआ तो वो G8 इंडिया के मारे ही होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी को तो चुनाव से पहले ही जो है न्योता आया था, तो उस न्योते को पहले स्वीकार कर चुके थे। तब हम लोगों ने सिर्फ चर्चा भी की थी कि यहाँ पर देश के वासी, भारत के देश के वासी का जो भी आकलन हो मोदी जी के बारे में, लेकिन विश्व में ये आकलन अवश्य था कि तमाम विरोध के बाद भी भारत में जो है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। इसीलिए उनको एडवांस में जो है, चाहे ये हो G7 का हो, चाहे रशिया के जो बायोलेटरल टॉक में वहां पुतिन की तरफ से आया हो, तो वो था। और हुआ भी कि शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद ही जो है मतलब उनकी पहली विदेश यात्रा इटली। अच्छा, इटली वहां पर इसके दो पर्सपेक्टिव है। एक तो पर्सपेक्टिव है जिसको कहते हैं नेटिजन्स, नेट के जो बाशिंदे हैं, उनके लिए एक कौतूहल का विषय रहा है। तमाम तरीके के मीम, तमाम तरीके जो है प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। जब भारत ने G20 किया तो इटली उसमें आया था, और जिस तरह मिले थे इससे पहले भी जो भी ट्विटर के माध्यम से या अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ये बहुत स्पष्ट था कि अब इटली की जॉर्जिया मेलोनी जो है, जो कि एक राइट विंगर है, उनको आप बहुत रेडिकल राइट विंगर भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नाम है ब्रदर ऑफ इटली। वही LGBT है, गॉड फियरिंग है, फैमिली ओरिएंटेड है,
ये उनकी फिलॉसफी है जिसपे वो काम करती है। उसके साथ में जो इमिग्रेशन, इस्लामिक इमिग्रेशन हुआ, उसके भी बिल्कुल बहुत ही कहना चाहिए कि बेबाक टिप्पणियां करती रही हैं। या ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका द्वारा थोपा गया लेफ्ट लिबरल का जो एक प्रपंच है, उसका जो पहला दिफाया तो कई लोगों ने किया, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप में जो है अपने स्थान बनाने वाली मैं पहला शख्स जो थी, वो यही महिला जॉर्जी मेलोनी थी, जो 2022 नवंबर में जो है इटली की प्रधानमंत्री बनी। इस और भारत भी में भी हम लोग नरेंद्र मोदी जी को जो है थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट या सोशलिस्ट, क्योंकि वो जो है वेलफेयर पे काफी काम उनका रहा है, क्योंकि यहाँ पर गरीबों की संख्या ज्यादा थी, यहाँ जरूरत थी, तो एक सोशलिस्ट एजेंडे पे उनको कहा जाता रहा। लेकिन उसके बाद भी एट द हार्ट ऑफ कोर ऑफ द हार्ट में वो राइट विंगर ही माने गए और हैं भी नरेंद्र मोदी। तो जब पिछली बार आए थे, जिस तरीके से उनके चले सेल्फी पे बात हुई, ये हुई, तो उसे काफी तरीके की बात हुई। और नरेंद्र मोदी जी इस मीडियम को, नेट के मीडियम को इस्तेमाल करने वाले भारत के, मतलब इफेक्टिव रूप से इस्तेमाल करने वाले पहले राजनेता नरेंद्र मोदी जी थे। और उसी कला को मैं समझता हूँ जॉर्जी मेलोनी भी बहुत अच्छी तरह समझती है। वो भी जो है, उनको भी मालूम है कि इस मीडियम को देखने वाला, इस मीडियम को फॉलो करने वाला, वो क्या प्रतिक्रिया देता है, वहां पर कहाँ तक अपनी एक्सेस बनानी है, स्पेशली यंगस्टर में, तो उसको पूरा मौका देती है, क्योंकि चाहे उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट हो या ट्विटर के माध्यम से। तो यहाँ से जब इनको नरेंद्र मोदी जी गए वहां पे, तो यहाँ से मैं निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जो को मालूम है कि भारतीय लोग ठरकी होते हैं, तो उनको ठरक रहेगी। तो इसलिए जो है आपने देखा होगा, जो नरेंद्र मोदी जी का जब उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी जी ने उनको स्वागत किया, तो उस वक्त जो है प्रधानमंत्री बड़ा कॉन्शियस थे, डेलिब्रेट थे, और वो हाथ जोड़े ही रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर भारत के में जो उनके जो समर्थक है या उनके जो विरोधी है, दोनों को अपनी ठरकपन का जो है कोई मटेरियल मिल जाए। इसलिए बड़े कॉन्शियस थे, जबकि जॉर्जी मेलोनी कॉन्शियस नहीं थी। उसके बाद एक भूकंप सा आ गया इंटरनेट पे, जब जो है एक पहला ट्वीट किया इन्होंने जॉर्जी मेलोनी, जिसमें मेलोडी हैशटैग दिया, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है एक सेल्फी वीडियो में जो है किया, जिसमें उन्होंने मेलोडी को वर्ष किया, क्योंकि मोदी और मेलोनी को मिलाकर लोग भारत में जो है मेलोडी जो टॉफी है उसको लेके किया। मैं समझता हूँ कि उनके इटालियन दूतावास जो भारत में है, वो प्रतिक्रिया पिछले बराबर उनको देता रहा है कि भारत की जनता किस तरीके से उनको देखती है, किस तरीके से उनपे जो है मोदी जी लेके तमाम तरीके की बहुत ही कहूँगा गलीज स्तर की जो है प्रतिक्रिया भी रही। लेकिन मोटा-मोटा ऐसा कि द पीपल ऑफ इंडिया एन्जॉय हर, दे लव हर आल्सो, तो ये उसको मालूम था। इसीलिए उसने जो है वो कैमरे के सामने कितना हुआ, कैमरे के जब आपस में जब बात हुई होगी, तो उसने ये सेंस कर लिया था कि मोदी जी वो मोदी जी नहीं है, ही इज वेरी फॉर्मल, अपने चरित्र के विरुद्ध। तो इसलिए उन्होंने उसके जो उनका चरित्र के विरुद्ध उनका जो अपने आप को रिस्ट्रेंड किए हुए थे, शायद वो जब आधिकारिक बातें हो रही होंगी, जब सीरियस बिजनेस टॉक्स भी हो रहे होंगे, तब भी उसने महसूस किया होगा। इसीलिए उसने जो है जानबूझ के एक सेल्फी वीडियो बनाई और मोदी जी को हंसने में मजबूर किया, और साथ में उसने मौज भी ली। ये तो हो गया एक कहना चाहिए कि जिस तरह की क्राउड होती है उसको जो है, मतलब इट वाज फॉर द गैलरी, दैट्स ऑल उसने जी, किया। जी। इस लेकिन इसका पर एक दूसरा सवाल है गंभीर दादा। चीज है। हाँ, जी वही बोले। दूसरा गंभीर चीज़। ये इन दोनों दूसरा देशों गंभीर के, है। मैं आपके थॉट के इंटरप्ट नहीं करना चाहता, मैं हाँ आपके ही बात में हाँ थोड़ा-सा एक सवाल और ऐड करना चाहता हूँ कि ये व्यक्तिगत तो चलिए जो है सो है, ठीक है? इट कैन बी फॉर गैलरी, आपने सही बात कही। बट इन दोनों देशों का क्या? भारत और इटली के आपस में किस प्रकार के व्यापारिक संबंध हैं? किस प्रकार के व्यापारिक संबंध होने चाहिए? आईमैक जो बन रहा है उसमें इटली भी वन ऑफ द सिग्नेटरीज है।
तो उसको भी फायदा होता है। भारत से अगर एक ट्रेड रूट जाता है पूरे यूरोप तक, सऊदी अरेबिया, यूएस, यूएई होते हुए पूरा मेडिटेरियन क्रॉस करते हुए, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इटली भी होगा। और चाइना से वो अपनी डिपेंडेंसी हटा रहा है, वो अपना बीआरआई से उसने मिलेनियर अपने आप को पूरी तरह कर लिया है, क्योंकि चाइनीज वुहान वायरस का सबसे पहला जो शिकार हुआ था वो इटली का मिलान शहर ही हुआ था, इटली ही हुआ था। फरवरी में हमें जो भयानक खबरें शुरू आ रही थी तो इटली से ही आ रही। तो एक मैं उस पर भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों दोनों ही नेता अपने देश के प्रति बहुत प्रतिबद्ध है और वोकल है। तो अपने देश के प्रति इन दोनों की क्या राय है, और इसमें भारत और इटली एक दूसरे के साथ कैसे आते हैं? कुछ बताओ। देखिए, ऐसा है कि जो बदलता हुआ विश्व है, विश्व का बदलाव तो कुछ वर्षों से स्पष्ट दिखने लगा था, लेकिन जो आज का जब आने वाला समय है, या हर हर जो आने वाला पल अपने आप में विषमताएं और व्यापकता लेते हुए आ रहा है। इस वक्त जो है, आप ये समझ लीजिए कि जिस टर्मोल से विश्व घुसने वाला है, कि जहां से उसकी इट इज समथिंग लाइक दैट कि एक द वर्ल्ड इज सकिंग इनटू ए कोलिजन कोर्स, जहां से वापसी नहीं है। वो वापसी का जो भी मार्ग था वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो आज की तारीख में कोई भी राष्ट्र वो इसलिए सफल नहीं होगा, या इस विप्लव काल को सफलतापूर्वक नहीं पार कर पाएगा कि वो बड़ा राष्ट्र है, उसके बड़ा अच्छा है। जहां का राष्ट्रीय नेतृत्व दूरगामी परिणामों को लेके जो है सशक्त और कठोर फैसले लेने में सक्षम होगा, उसकी संभावना बचे रहने की है, क्योंकि जो आर्थिक मंदी का दौर आने वाला है। और साथ में आपको वैसे ही वो मित्र चाहिए। ये जैसे मैंने कहा कि ये रीग्रुपिंग का मामला है, जो ट्रेडिशनल सेंस में हम 1945 के बाद 50 के बाद जो है, हम और फिर खास तौर से सोवियत रशिया के टूटने के बाद हम दुनिया को जिस तरीके से बांट के देखते थे, वो वहां पर जो है उसको, उस नैरेटिव को भारत पहले ही ध्वस्त कर चुका है। अब यहाँ पर इस वक्त ये आ गया है, एवरीबॉडी हैज टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, अपने लिए। और उसके साथ कौन आता है, उसके संग जो है, जो कॉमन सेंस है, वो है पहली तो वैचारिकता मिलनी चाहिए। साथ में हम किसको क्या दे सकते हैं और क्या ले सकते हैं, दैट इज, क्योंकि जब भी टर्बुलेंट टाइम आता है विश्व में, तो सब तो बेसिक नीड जो आपकी होती है, जाकि ताकि आपका राष्ट्र और उसका समाज आर्थिक रूप से बह ना जाए, संभल ना पाए। तो उसमें जो है आप देखेंगे, जो आपने G7 में भी भारत को जो मेन आने का जो था, जो कोर इशू है, जो आपका जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो है। क्योंकि उसका जो है इटली जो है, पहले जैसे बताया कि चाइना के संग सिग्नेटरी था, वन रोड वन बेल्ट वन रोड वाला। उसको मेलोनी ने आके बंद किया उसको, पहली बात। दूसरी बात, उसने जो है, जो जर्मनी की चांसलर थी मार्केल, अमेरिका के दबाव में या अमेरिका के कहने पे जो यूरोपियन यूनियन ने जो है ओपन इमिग्रेंट पॉलिसी अख्तियार की थी, उसका उसने विरोध किया, ताकि क्योंकि उस ओपन मिडिल ईस्ट से आने वाला ओपन इमिग्रेंट्स जो था, वो नॉर्थ, क्योंकि इटली के ठीक नीचे जो है नॉर्थ अफ्रीका है, यहाँ पे केवल 80-90 मील का ही दूरी है। वहां पे के मुस्लिम इस्लामिक जो है, वो एज ए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, और उन्होंने आकर जो बेसिक उनकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका उसने खुल के विरोध किया। उस वक्त विरोध किया जहां पर जब जो है इस्लामिक फोबिया नाम पे जो है, एनीबॉडी हु क्रिटिसाइजेस इस्लाम, या पीपल हु आर फॉलोइंग द रिलीजन ऑफ इस्लाम, उसको जो है इस्लामिक फोबिया करके जो है, उसको जो है लेफ्ट लिबरल का माइंडसेट जो है उड़ा देता था। उस चीज को पार करके वो जीत के आई थी, और उसने उसको किया। तीसरा जो है, क्योंकि इटली समेत काफी राष्ट्र जो थे यूरोप के थे, वो अपने रोजमर्रा की जरूरत की डिपेंडेंसी टोटली, जिस तरह से रशिया से गैस पे पे निर्भर थे अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उसी तरीके से जो है रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के लिए चाइना पे डिपेंडेंट थे। उस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए एक सब्स्टिट्यूट की आवश्यकता होती है। भारत ने अपने आप को सिद्ध किया कि इट्स द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी पार्टनर इन दैट, जो आप उनकी जरूरतें पूरा कर सकते हो। और इसीलिए जो है, ये आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन
इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है का ब्लूप्रिंट सामने आया। वहां पर जितने बैठे हुए थे, जितने लोग आए थे, सबके हित उसी से जुड़े हुए थे, स्पेशली यूरोप के। तो ऐसे हालत में जो है जितनी जल्दी इसकी क्लैरिटी हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट अभी जल रहा है, यदि मिडिल ईस्ट यदि जो है टर्बुलेंट अभी खत्म नहीं होता है तो ये प्रोजेक्ट भी जो है बहुत लंबे समय तक कह सकते हैं कि इसकी कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि जो है इस वक्त जो है हुतीज वहां कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड रूट निकाला है वो थ्रू हाइफा बंदरगाह जो है इजराइल का, वहां से होते हुए ग्रीस होते हुए जाना है। मेरे ख्याल से इन्हीं चीजों पे लेके जो है बात होगी। वहां पर टर्की भी था, आपने देखा होगा, टर्की आया हुआ। टर्की जो है इसका विरोधी है इस प्रोजेक्ट का। वो इसलिए प्रोजेक्ट का विरोधी नहीं है कि वो नहीं चाहता बने, वो चाहता है कि इसका रूट टर्की के थ्रू भी जाए। इनफैक्ट जो है टर्की को बाईपास किया गया इसके अंदर, इस रूट में जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। हो सकता है कोई लेन देन का मामला हो, जैसे जो डिप्लोमेसी में होता है। तो लेकिन जिस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी ने जो सारे राष्ट्राध्यक्ष थे उनके जो फोटोशूट एक जो है ट्रेडिशनल वे होता है फोटोशूट का, जो ऑफिशियल फोटोशूट था, उसमें जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को बीच में रखा, सेंटर पोजीशन, ये सेंट्रल पोजीशन, ये जो है ये होस्ट कंट्री करता है कि कौन कैसे खड़ा होगा, ये इसमें और किसी का नहीं होता। बिकॉज तो उससे समझ में आता है आपको ये बात कि ही इज अ सेंट्रल पॉइंट, और ये स्टैब्लिश किया G7 में मोदी जी ने, चाहे ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो या फ्यूचर में और किसी एमलगमेशन हो। एक थर्ड पॉइंट मैं यहाँ बताऊंगा, जिसके बारे में मैं समझता हूँ अभी सामने बात नहीं आई, लेकिन बैक ऑफ द हैंड बैक चैनल्स में बात हो रही है। यूरोप इज वर्ज ऑफ ए सिविलाइजेशनल वॉर, ऑन द वर्ज ऑफ इट। जो यूरोप का जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जो कि चर्च द्वारा बंधा हुआ है, या क्रिश्चियनिटी कह लीजिए उसको खुल के कहें तो, और जिस तरीके से जो इमिग्रेंट्स आए हैं उसमें 100% इस्लामिक है, इस्लाम के। जो वहां तो चाहे मोरक्को हो, चाहे अल्जीरिया हो, चाहे सीरिया हो, लेबनान हो, कहीं से भी जो पहुंचा हुआ जो पिछले 2-3 साल में इमिग्रेंट्स पहुंचा है, वो किसी भी तरीके से यूरोप के सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसके संग बंध के रहना चाहता। उसमें बहुत बड़ा ग्रुप एक ऐसा आया है जो वो इस भावना से आया है कि हमको जो है इस्लाम फैलाना है। वो शरिया की बात कर रहा है, वहां पर एक भिखमंगे के तौर पे है, वहां पे एक जिसे शरण लिए है, शरणार्थी के रूप में आया है, लेकिन वो जो है उसके दिमाग में कुरान और जिहाद दो का जो है वायरस जो है ऑलरेडी फिट है। तो ऐसे में जो है जिस तरह यूक्रेन और रशिया का जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और यूरोपियन खस्ता हाल हो चुके, ऐसे हालत में आप ये देख पाएंगे कि आने वाले समय में यूरोप विल बी ए बैटल ग्राउंड। और इस वक्त जो है दोस्ती जो है इटली को चल रही है, उसमें जो है आपकी इंडिया इज द थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी एंड इट्स द मोस्ट एक्टिव आर्मी। आप ये देखिएगा कि जो है हर आदमी को एक जहां जहां उसको अपने रोजमर्रा चीजों की जरूरत है, वहां एक दिन आएगा कि जब यूरोप को जो है भारत के आदमी की जरूरत है, क्या पीस कीपिंग फोर्स के नाम पे हो या फॉर टू डिफेंड देमसेल्फ, उसके लिए जरूरत हो। तो भारत जो है एक यूनिक कॉन्सेप्शलाइजेशन इरा में जा चुका है, और ये आज नहीं समझ में आएगी लोगों की बात को, 2 साल बाद समझ में आएगी, जब वाकई सब चीजें जो है गड़बड़ होना चालू हो जाएंगी। होना तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वही है कि नीचे से ज्वालामुखी फूटा है समुद्र के नीचे, तो वो सुनामी के रूप में आते आते उसको जो है टाइम लगता है, तुरंत कुछ नहीं होता है। कुछ जगह कम होता है, कुछ जगह ज्यादा होता है। तो ऐसी हालत में G7 जो है बेसिकली इंडियन कोलैबोरेशन विद यूरोप ज्यादा था,
क्योंकि वहां पे अमेरिका भी G7 में अमेरिका कनाडा दोनों आए थे, लेकिन दोनों ही को जो है आप जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जॉर्जिया मेलोनी जो है इतनी राइट विंगर टाइप मतलब विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जब वो आए क्या नाम भूल रहा हूँ, मैक्रोन मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैक्रॉन मैक्रोन मैक्रॉन को जिस तरीके से उन्होंने देखा या उसको जो है उनको उसका स्वागत करके जो है कह लीजिए कि डिनर पार्टी में, तो उससे जो है और जिस तरीके से बाइडेन को जो एज ए कहना चाहिए कि नैनी की तरह से जो है डील कर रही थी, तो उसमें कोई इज्जत वाली बात नहीं थी। जिस तरीके से ट्रूडो को जिस तरीके से पोप के साथ पीछे पीछे आ रही थी, सबसे मिलवा रही थी, जिस तरीके से जब ट्रूडो मिला है तो उसके बाद सीधे आगे बढ़ गई बिना किसी ट्रूडो को कुछ वो किए हुए। तो इन सब तमाम चीजों से जी ये जो है मैं ये बेसिकली भी जो है बेसिक हाँ हाँ जी जी बताएं। जरा तो वे बेसिकली जो है G7 की मीटिंग से बहुत ज्यादा परमिटेशन कम्बिनेशन अलग से बन रहा है। G7 केवल एक फैकेट है, क्योंकि यूरोपियन ठीक है, ये जो आपका इंडिया मिडिल ईस्ट वाला यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी ब्लेसिंग जो है अमेरिका से है, क्योंकि अल्टीमेटली जो जाना माल अमेरिका भी है। लेकिन अमेरिका में जिस तरह के हालात हैं, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है और जिस तरीके का वीक लीडरशिप है, तो यूरोपियन भी आग दिखाने लगे, ये कह सकते हैं। जी जर्मनी तो उनका जी स्लेव जी है, एक तरीके से सैटेलाइट जी कंट्री है, तो उसकी जी तो वहां फर्क नहीं पड़ता। मैक्रो जो कि लेफ्ट लिबरल है, तो वैचारिक दशा में वहां जा रहा है। लेकिन बदलते हुए हालत में ये देखिएगा, जो यूरोपियन यूनियन का जो इलेक्शन हुआ है, जहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इसी की आई है, जॉर्ज मेलोनी की, साथ में जो फ्रेंच राइट विंगर पार्टी है, जिसकी लेपेन वो है हाँ, लापेन वो नेक्स्ट जो है हाँ, जिनका लग रहा है कि जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट वो बनेगी, तो ये राइट विंग का एक जी फॉर्मेशन भी जी साथ में चल रहा है। जी तो ये एक तरीके मैं से वही ये देख रहा था इटली G7 अपने के आप में हाँ, इटली अपने आप इटली हाँ, अपने आप में जो है वो इसलिए भी ज्यादा परेशान है क्योंकि जैसा आपने बताया ज्योग्राफी उसकी बहुत मैटर करती है और अचानक से कुछ दिन पहले लगातार कई बार क्या हुआ कि नावों में भर भर के 25-25 हजार सिर्फ मुसलमान आदमी, ना औरतें ना बच्चे, आदमी वो इटली के तट पे आ जाते थे कि अब हमको एंट्री करने दो। तो भाई तुम, ये तो आक्रमण हो गया ना देश पर, ये तो विशुद्ध हाँ, तो आक्रमण है आक्रमण आपके, हो ही रहा आप है शरणार्थी के रूप में क्योंकि आप आक्रमण कर रहे हैं। तो यह देख रही है, वो अपने देश को देख रही हैं मेलोनी जी, और देख रही हैं कि बहुत छोटा देश है, बहुत समय नहीं लगेगा इन लोग के द्वारा कब्जा करने पर, और बहुत ज्यादा वो ऑलरेडी कोविड का सबसे भीषण ऑनस्लॉट ले चुके हैं। तो अपने देश को जान रही हैं कि किस बुरी परिस्थिति में पहुंच चुका है देश, और आसपास के जो देश हैं यूरोप के, उनको ये बुद्धि नहीं आ रही है, उनको समझाने का प्रयास कर रही हैं, यूरोपियन यूनियन को समझाने का प्रयास कर, देखिए क्या वहां पर अपनी ताकत दिखाती है। बट अपने इतिहास को, अपने कल्चर को, अपने सब कुछ को सहेज कर रखने के लिए ही ये संघर्ष, इस सिविलाइजेशनल संघर्ष वो सामने आता हुआ देख रही हैं, और उसमें उनको एक साथी जो है भारत के रूप में दिखता है, क्योंकि भारत भी उसी दुश्मन का दुश्मन ही तो है, तो दोस्ती तो हो जाएगा यहाँ पर उस दुश्मन का। जी, संदीप यहाँ पर मैं मैं आपको बात खत्म क्लोजिंग करने कमेंट से चाहूंगा पहले दादा हाँ, जी। हाँ जी उसमें एक ही बात कहना चाहूंगा कि G7 में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो इंडिकेशन मिलता है, हर चीज बॉडी लैंग्वेज से होती है, क्योंकि आप वही रीड करते हैं, उसी से आप अपना रेफरेंस निकाल लेते हैं। जिस तरीके से कुर्सी में बैठा अपाहिज पोप मोदी से मिला है, बहुतों से केवल उसने हेलो का हाय करके जो है बात करके आगे बढ़ गया वो, मोदी से गले लगा। सबसे बड़ा पॉलिटिकल एनिमल कोई है यूरोप में या विश्व में, तो वो चर्च है चर्च का मालिक पोप। हम्म वो जो है कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो भी एक वे ऑफ जो है एक वे ऑफ पॉलिटिक्स और रिलीजन है। तो जो पोप का भी आप में देख रहे हैं, ये भी आपको, क्योंकि आप ये समझ लीजिए रिलेशन, जब भी यूरोप में कुछ होगा तो सबसे भीषण आक्रमण कहीं होगा तो वेटिकन पे होगा। ये उनका हम्म किसी सिविलाइजेशन का हर एक बैकग्राउंड होता है। तो इस्लामिस्ट का भी यही होता है कि वो जब आते हैं, भले एक दिन के लिए आए, लेकिन वो पहला काम यही करते हैं कि आपके जो है फेथ है, आपका जो दम है, उसको उस पर प्रहार करते हैं। तो वेटिकन की भी स्थिति यही होने वाली, क्योंकि वेटिकन अंदर खोखला हो चुका है, चर्च खोखले हो चुके हैं, तो उनको भी चाहिए समवन। तो ये भी आप इसको जो है इसके डिकोडिंग आप और बाद में होती रहेगी, लोगों की लोग करेंगे जी इसको। जी इसको जो है जी बहुत छोटे पर्सपेक्टिव में देखने की आवश्यकता नहीं है कि जी भारत के ईसाई के लिए कुछ नहीं।
कौन क्या करता है सब समझ में आता है। ये बड़े लोग जब ऊपर जाते हैं तो इनका गेम बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज दे आर पॉलिटिकल एनिमल। इट इज नॉट बिल्कुल दे बिल्कुल। आर पोप इज यूजिंग ना सिर्फ जो उसका है गॉड लाइक ऑरा उसका बना हुआ है, वो क्रिश्चियनिटी के चर्च का जो सेटअप है उसके मारे ही बना हुआ है ना, और उसको जो है जी यूरोप के राष्ट्राध्यक्ष जो है प्रमाणित करते हैं। जी, और ना सिर्फ पॉलिटिकल एनिमल है, इकोनॉमिक एनिमल भी बहुत बड़े वाले हैं। ब्रिक्स में चूंकि बिल्कुल हाँ नहीं बिल्कुल। पूछा गया, तो एक उन्होंने रिप्रेजेंटेशन डाल रखा है कि वेटिकन का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वेटिकन का, किसी का नहीं। ब्रिक्स में वेटिकन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऐसा चर्च ने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट डाल रखी है। ब्रिक्स ऑफ कोर्स मोदी जी बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है उसके, और जैसे यूएन में वेटिकन का अपना एक रिप्रेजेंटेशन है। तो इस प्रकार से आर्थिक तंत्र भी बहुत तगड़ा है उनका। दुनिया के कॉर्पोरेट्स को वो मदद करते हैं, कॉर्पोरेट्स उनको मदद करते हैं, मिशनरीज जाते हैं हर देश को डिस्टेबलाइज करने में, बहुत बड़ा योगदान और रहता है पूरी चर्च का। तो सबसे बड़ा पावरफुल उनका और वेटिकन बैंक है। मणिपुर में जो हो रहा मनी है कोई लॉन्ड्रिंग बहुत का बड़ी सबसे बात बड़ा। नहीं। मणिपुर में जो हो रहा है उसके बहुत बड़े तंत्र जो है चर्च से ही आते हैं। ऐसी कई सारी बातें, ठीक है, हाँ हाँ चलेगा जो बिल्कुल होगा। लेकिन हाँ, ये नीचे की लड़ाइयाँ बिल्कुल। अलग हैं, ऊपर की लड़ाइयाँ अलग हैं। तो वही यूएस है, उसका एक पार्ट ऑफ डीप स्टेट मोदी जी को सपोर्ट करता है, और एक पार्ट ऑफ डीप स्टेट भारत को तबाह करने पे तुला हुआ। दोनों गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, ठीक है। दुनिया है, चलिया है, जरा ये मंथन बत, काल है एक, जैसा एक आप कहते सेकंड, हैं। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, कितने मिनट पहले मोदी जी को गले मिले हैं सार्वजनिक रूप से, उससे कितने मिनट पहले या कितने मिनट बाद सीआरपीएफ मणिपुर गई है। ओके, ठीक है। ये भी एक ये महत्वपूर्ण रियल एंगल है पॉलिटिक्स कि है, वहां से गो हेड ले लिया है ये रियल कि भैया मैं जा रहा नहीं, हूँ, गो हेड लगानी इनकी, बता तुमको दिया बता कि दे रहा हूँ, करने जा रहे हैं। हाँ, मैं बता करने दिया। जा रहा हूँ। बस ठीक। हमारे हमारे भागवत जी ने कहा मणिपुर पे ध्यान दो, तो भैया तुमसे बड़े तो हमारे वाले हैं। तो उन्होंने कह दिया है करना है तो करना है, हम तुमको बता दे रहे हम जा रहे हैं करने नहीं मणिपुर में। ठीक है, भागवत जी का जहां तक देश की कहना था शांति मणिपुर पे स्थापित। वो इसलिए था, मजाक कर रहे, मजाक कर उसका जी उसने मजाक नहीं, वो जी उनका कहना भी बिल्कुल सही था कि सम हाउ कम्युनिकेशन स्किल बीजेपी की मणिपुर के बारे में को लेके कहीं ना कहीं जो है बहुत बिल्कुल। बुरी तरह फेल की। वो उसमें बात कोई कुछ शक और की कही बात नहीं, जा रही इसलिए है, वो कर सुनाई कुछ और जा रही है। जी, हमें नहीं लगता जी भाजपा संघ में इस तरीके का कोई द्वंद्व है जैसा दिख रहा है या दिखाया जा रहा है। खैर, वो मीडिया और भाजपा और संघ सदैव पिता और पुत्र मीडिया में की द्वंद्व है तो बुरी बात क्या है। नहीं पिता पुत्र द्वंद्व, का हाँ संबंध वो तो ऐसे ही होता है यार, ये तो कुछ है भाजपा भी, और संघ जो है। जी जनरेशनल जी है। जी 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 एक प्योर जी पॉलिटिकल जी पार्टी है और एक प्योर उसका उसका जो प्रेम्बल है वही अलग है। तो कहीं ना कहीं तो आ जाएगा, तो उसको उसमें टू मच रीड करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप ऑटोमेटिकली कैलिब्रेशन हो जाए, दैट्स ऑल, यदि कुछ है जी, भी तो। वो तो है। अंततः ये लोग संभाल लेते हैं सारी चीजें, बहुत पुराने प्लेयर्स हैं, छोटे मोटे नहीं है। खैर, तो बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर दा, पूरी जानकारी देने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। और दर्शकों से रिक्वेस्ट कि इंटरनेशनल मामलों पर हम पुष्कर दा की एक्सपर्टीज जो कि नजर रखते रहते हैं लगातार, इस पर हम जरूर पुष्कर दा से लगातार बात करते रहेंगे, अन्य विषयों पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जरूरी बातें होती रहेंगी संघ और भाजपा के बारे में भी और सब कुछ के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। राम राम।